हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो कंप्लीट मैराथन क्लास चल रहे थे, है ना, इसकी आज जो है क्लास नंबर 2 है। आज हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चन करेंगे। अभी हम सिर्फ PYQ कर रहे हैं इस वीक हम, तो है ना। जल्दी से मैं सारे PYQ करा दूंगा जो आपके SSC GD में आए हुए हैं, ठीक है। वो PYQ भले ही 100 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है और लगभग आपको 100 क्वेश्चन की जगह मैं आपको 300 से 400 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है। टाइम को मैं आपको बचा ही रहा हूँ। आपको अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, या किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हो कि भैया हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा। फरवरी टारगेट लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो चुपचाप आप वीडियो को देखिए पूरी, ठीक है। और जितनी देखो चीज़ें क्या हैं, आप 1.5 की स्पीड से देखा करो वीडियो को, है ना, या 2 की स्पीड से देखा करो। जिससे आपको फास्ट रिवीजन करोगे, टाइम को जल्दी बचाओगे, ठीक है। क्योंकि टाइम आपको GS में भी देना है, मैथ्स में भी देना है, रीजनिंग में भी देना है और हिंदी या इंग्लिश में भी आपको देना है। तो कीजिए चुपचाप से पढ़ाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखो, आज हम करने वाले हैं आपका 900 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका पहला आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। तो देखो, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था कौटिल्य। ये कौटिल्य वही व्यक्ति है जिसका नाम, असली नाम क्या था, चाणक्य था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या है, कौटिल्य है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य की ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत के किस सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन से संबंधित हैं। मतलब जो राजा राम मोहन राय हैं वो किस समाज सुधारक से संबंधित है। तो देखो, इनका संबंध जो है आपका वो है ब्रह्म समाज से। देखो, आर्य समाज का संबंध है दयानंद सरस्वती से, दयानंद सरस्वती से, ठीक है। उसके बाद थियोपिकल सोसाइटी का संबंध है मैडम बिकाजी कामा और कर्नल आलाकाट से, ठीक है, कर्नल आलाकाट से। ब्रह्म समाज का संबंध है आपका राजा राम मोहन राय से। मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, याद रखना। राजा राम मोहन राय की सहायता से ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। 1800 आपका कब लगा था, 29 में, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा, तो राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था सती प्रथा पर। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। नेक्स्ट है कि होली का बसंत त्योहार राज्य में मेतेई जनजाति द्वारा, ठीक है, ओसांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। एक होली का फेस्टिवल है जो मेतेई ट्राइब्स जो है, मेतेई जनजाति जो है वो उसे मनाती है। तो इसका आंसर आएगा मणिपुर। तो मणिपुर में होली का जो त्यौहार है इसे मेतेई जनजाति 6 दिनों तक आपका चलाती है। ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। देखो, मैंने अभी आपसे बोला चाणक्य के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो देखो, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे बोलते हैं, एडम स्मिथ को। कार्ल मार्क्स, है ना, इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। याद रखना, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट, 1919 के, कल मैंने की वीडियो में आपका रॉयल एक्ट के बारे में बताया कि रॉयल एक्ट कानून जो है वो 19 मार्च, ठीक है, 1919 को आया रॉयल एक्ट कानून, ठीक है। और रॉयल एक्ट कानून जो था उसने क्या छीनी लोगों की, तो मौलिक अधिकार छीनने थे। क्यों, रॉयल एक्ट कानून जो था ये कानून बिना दलील के, बिना अपील के किसी को भी आपका उठाया जा सकता था। इस कानून के तहत इसे आपका काला कानून भी कहते थे। तो इससे व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको निरंकुश लग रहा था, उन पर अंकुश लग रहा था। इसीलिए आपका इसके खिलाफ आपका विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है, ठीक है। देखो, हड़प्पा जो है, आपका ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। भारत का जो पहला शहर खोजा गया है वो आपका हड़प्पा ही है।
हड़प्पा शहर जो है, हड़प्पा जो शहर था जो रावी नदी के किनारे है, वो भारत का खोजा गया पहला शहर था। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कोसी से, तो अगर कोई आपसे पूछे कोसी किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, सोर ऑफ बिहार कोसी। यमुना से क्या क्वेश्चन आता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। कौन सी है जी, यमुना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि वर्चुअल के माध्यम से भारत की G20 की अध्यक्षता, ठीक है, के लोगो वेबसाइट का अनावरण किसने किया। तो जो अभी G20 की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके लोगों के और उसकी वेबसाइट का अनावरण किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी ने किया था। याद रखना, नरेंद्र मोदी ने ही आपका जो G20 की बैठक थी उसका लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया था। और G20 की बैठक कहाँ हुई थी, तो याद रखोगे कि ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, बैसाखी त्योहार। देखो बैसाखी फेस्टिवल जो है ये बनाया जाता है आपका कहाँ पर, पंजाब में। बैसाखी जो आपका फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान हमार सोनार बंगला। देखो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और बांग्लादेश पर हमने थोड़ी सी मेहरबानी करी थी, उनका राष्ट्रीय गान भी लिख दिया था हमार सोनार बंगला, जो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से आपको याद रखना है कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। किससे हुआ था, पाकिस्तान से। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और इसकी करेंसी का नाम क्या है, टका है। बांग्लादेश से हम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, 4097 किलोमीटर की वो बाउंड्री है। और तिस्ता नदी जो विवाद है, अभी यूपी पुलिस में भी पूछा गया था कि तिस्ता नदी विवाद किन किन देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। एक विवाद और है न्यू मोलदीप। न्यू मोलदीप किस किस के बीच में विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। भारत से बांग्लादेश के कितने राज्य लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बांग्लादेश से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, आपकी 65.46% है। कितनी है, 65.46% है महिलाओं की साक्षरता दर। ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुषों की जनगणना या पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। अब देखो जनगणना की बात आई है, जनगणना से आपको याद रखना है कि हर 10 साल में जनगणना काउंट होती है। पहली बार भारत की जनगणना 1872 में काउंट हुई थी, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो। मतलब मेयो ने सबसे पहले जनगणना काउंट कराई थी, लेकिन वो पूरी नहीं करा सका था। सबसे पहली जनगणना जो थी पूरी कराई थी वो 1881 में हुई थी, और ये कराई थी रीपन ने। किसने कराई थी, रीपन ने कराई थी, लॉर्ड रीपन ने। और तब से ही हर 10 साल बाद जनगणना आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है। ठीक है, कि मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा किससे बेरोजगारी आपकी ज़्यादा फैलती है। नंबर 1, अच्छी शिक्षा व्यवस्था। नहीं भाई, एजुकेशन अच्छी होगी तो कोई भी बेरोजगारी नहीं होगी, हर कोई अपने काम धंधे से लग जाएगा। नेक्स्ट, विकास, आर्थिक इकोनॉमिक्स विकास, नहीं, इससे भी बेरोजगारी होती। धीमी जनसंख्या, नहीं भैया, जनसंख्या धीमी और उससे बेरोजगारी का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रशासन, ठीक है, प्रवासन। मतलब ऐसा हुआ कि कोई भी क्षेत्र है, सपोज मानो कृषि का सेक्टर है, उसमें बहुत सारे लोग लग गए, लेकिन जितनी ज़मीन थी उससे ज़्यादा लोग लग गए, तो सिंपल सी बात है क्या होगी, वहाँ पर बेरोजगारी फैलेगी। ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सुधार के संस्थापक थे। अभी अभी मैंने आर्य समाज के बारे में पढ़ाया था, सॉरी ब्रह्म समाज के बारे में, अब आ गया आर्य समाज के बारे में। तो देखो आर्य समाज का संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती।
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आपकी आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका आर्य समाज का पहला हेडक्वार्टर खुला था मुंबई में। कहाँ खोला गया था? मुंबई में। और इसकी पहली शाखा जो आपकी खोली गई थी आर्य समाज की, वो शाखा खुली थी आपकी कहाँ पर? लाहौर में। पहली शाखा कहाँ खुली थी आर्य समाज की? लाहौर में आपकी खोली गई थी। आर्य समाज का जो नारा था वो था आपका किधर की तरफ? कि भारत भारतीयों के लिए है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, कि भाई वेदों की तरफ वापस जाओ। इतनी चीजें भी आपको आर्य समाज से याद रखनी है। अब देखो, जैसे इसमें कोई पूछा आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना, तो भी आपको याद रखना अगला क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभी 12 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? देखो, भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, देखो भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है आपका आरबीआई। क्या नाम है जी? आरबीआई। और भारत को आरबीआई बैंक जो मिला था वो 1935 में मिला था। कब मिला था? 1935 में हमने आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करा था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो भारत का आरबीआई बैंक हमें किसे मिला? कब मिला? 1935 में। अगर कोई आपसे पूछे किस बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो आप झट आंसर दे दोगे कि जी आरबीआई को बैंकों का बैंक आपका कहा जाता है। आई होप इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की कौन सी डांस शैली जो है जिसमें मार्शल आर्ट के तहत जुड़ती है, मतलब ऐसी कौन सी डांस शैली है पश्चिम बंगाल की जिसमें मार्शल आर्ट से जुड़ती है? इसकी मुद्राएं अक्सर भारत की पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है। मतलब वेस्ट बंगाल में ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिससे मार्शल आर्ट भी होता है ना, मार्शल आर्ट की मुद्राएं होती हैं और जो भारत की पौराणिक कथाएं हैं उन कहानियों को दर्शाती हैं? तो भैया ऐसा डांस है छऊ। कौन सा डांस है जी? छऊ डांस है। याद रखना, ऐसा कौन सा डांस है? छऊ। और छऊ कहाँ का है? तो भैया पश्चिम बंगाल का है। अगर कोई आपसे पूछे मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम आपका याद रखना है तमिलनाडु का है। कोई पूछे ओडिसी कहाँ का है, तो याद रखोगे कहाँ का है? उड़ीसा का है। कोई पूछे कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है जी? आपका आंध्र प्रदेश का है। कोई पूछे कथकली कहाँ का है? केरल का है। कोई पूछे आपसे मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। कोई पूछे कथक कहाँ का है, तो वो आपका यूपी का है। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध की लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? मतलब मंगल पांडे की फांसी से किस युद्ध का संबंध है? तो पहली चीज तो याद रखो मंगल पांडे। ठीक है, आप सबने एक कहानी सुनी होगी, पता होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, उसमें 8 अप्रैल 1857 को इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो मंगल पांडे का संबंध है 1857 की क्रांति से। क्यों चढ़ाया था? क्योंकि उस समय क्या होती, राइफल चेंज हुई थी और एक अफवाह उड़ी थी कि हिंदुओं में जो उस कारतूस है उस राइफल में, हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी इस्तेमाल हुई है और आपका मुसलमानों के लिए आपका सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो मंगल पांडे ने कारतूस चलाने से मना कर दिया, बंदूक चलाने से। तो लेफ्टिनेंट उनके जो थे, एक लेफ्टिनेंट बास था, एक था हुज, इन्होंने उसे प्रेशराइज किया। मंगल पांडे ने दोनों को मार दिया और उसकी वजह से इन्हें जो है बैरकपुर छावनी में आपका फांसी दे दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं 15। वीडियो में मज़ा आ रहा होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखो अपने दोस्तों तक ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पहुँचानी है। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 16 पर। कॉल 16 यह है कि मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है? मतलब 2022 तक हम देखते हैं कि कौन सा 19 आर्टिकल के तहत नहीं आता। पहला आता है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी राज्य में देखो,
अब मैं सबसे पहले इसको बताने से पहले एक मैं बात करूँगा 19 के बारे में, भारतीय संविधान के 19 के बारे में। तो आर्टिकल जो 19वां है ये 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सूचना का अधिकार आता है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आता है, घूमने का अधिकार आता है, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार आता है, कुछ संघ बनाने का अधिकार आता है, बैठक करने का अधिकार आता है, ठीक है, पुतला फूंकने का अधिकार है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं 19 के 6 में। पहले जो 19 का आर्टिकल था ये 7 भागों में बटा हुआ था, लेकिन प्रेजेंट में कितने भागों में है? 6 भागों में। और 7वां कौन सा गायब हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया गया, इसको बाहर कर दिया गया, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये फिलहाल जो है आर्टिकल 19 में नहीं आता, ये प्रेजेंट में आर्टिकल 300 क में है। किसमें है? आर्टिकल 300 ए में आता है आपका प्रेजेंट में आपका राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। आई होप चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक कौन है जिन्हें बांसुरी मतलब बांस की बांसुरी की महारत और अपने मंत्रमुग्ध करने वाले प्रदर्शन के लिए। अब सबसे पहली चीज आती है कि बांसुरी से, बांसुरी वादक की बात हुई कि बांसुरी कौन बजाता है, तो इसका आंसर आएगा हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो आपके बांसुरी के लिए फेमस हैं। पंडित रविशंकर है ना, जाकिर हुसैन जिनकी अभी डेथ हुई है, अभी इस बार क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे पिछली बार आपका बांसुरी वादक पूछ लिया, इस बार ये पूछ लेगा कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं, तो ये तबला वादक थे। जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे जी? तबला बजाते थे, तो याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18वें पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया पहला कि भारत का फाइनेंशियल ईयर कब से कब मनाया जाता है, वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखोगे भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका मनाया जाता है। भारतीय संविधान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक मनाया जाता है? 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हाँ, तो देखो जो भारत का वित्तीय वर्ष है मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। अब कैसे याद रखोगे? आप सबको ध्यान होगा कि चालान जो है सबसे ज़्यादा कब करते हैं? मार्च में, क्योंकि उन्हें टारगेट पूरा करना होता है 31 मार्च तक। तो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात आई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो बता दूं कि फिलहाल में मौलिक कर्तव्य हैं आपके 11। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं, ये कब जुड़े, ये सारी बात समझते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में 4A में, या हम कह सकते हैं आपका आर्टिकल 51A में आपका ये आते हैं कौन? मौलिक कर्तव्य। और जब मौलिक कर्तव्य जो थे आपके 2 तरीके से जोड़े गए। सबसे पहले एक संविधान संशोधन आया जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, जैसे प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो अगर कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत है, 4A, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 51A, किसके तहत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। कितने जुड़े थे? 10 जुड़े थे। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखोगे अपना रशिया, रूस, सोवियत संघ, यहाँ से लिए गए हैं। आपका USSR एक ही नाम है, तो यहीं से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20, है ना। अभी देखो 20 ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन मैंने आपको 100 क्वेश्चन के समथिंग चीज़ें बता दी हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट है राज्यसभा में
अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, कि भाई राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, तो याद रखना है राज्यसभा में होती हैं 250 सीटें। कितनी होती हैं? 250 सीटें होती हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ बच्चों लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें होती हैं 550। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि जो 2024 या 23 में जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन होते हैं 543 सीटों पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भारत के लिए हमेशा मुसीबत ही बना रहता है, तो कौन सा है? पाकिस्तान में। देखो भैया, सबसे पहली चीज़ देखो, भारत के पूर्व में कौन से देश पड़ते हैं, पश्चिम में कौन से देश पड़ते हैं, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। देखो दक्षिण में तो भैया आपका श्रीलंका आता है, लंका आ जाता है आपका श्रीलंका। पश्चिम में आपका आता है पाकिस्तान। कौन आता है जी? पाकिस्तान। अगर पूछे आपका उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में आता है अफगानिस्तान, जिससे हम सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर में कोई देश नहीं है। फिर आपका आता है उत्तर पश्चिम में आता है, इधर आता है चाइना, और पश्चिम में आपका बांग्लादेश है ना, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, भूटान, ये सब कैसे आते हैं? वेस्ट में आते हैं। तो याद हो जाएंगे कि भाई कोई सा भी पूछे अगले में तो हम झट बता देंगे। नेक्स्ट, अभी बताया कि उस्ताद जाकिर हुसैन, मैंने बोला कि इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पिछले साल भी आया कि जो जाकिर हुसैन थे तबला बजाते थे, तबला वादक थे, और अभी इस मंथ जो है दिसंबर में इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तो तबला बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरित क्रांति पिछली बार एसएससी जीडी में पता नहीं क्यों एग्जामिनर को इतना पसंद क्वेश्चन आया कि बार बार पूछ लेता है इसको। इसने पूछा हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के बीच जुड़ी थी। अब देखो 1961 से 66 दे दिया। अब खुद सोचो कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी। तो देखो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, 5 वर्ष की योजना होती थी, पहले हुई थी 1951 से 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी हुई थी 1956 से 1961 में, है ना, ये 1961 तक थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1961 से 1966 तक थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आपकी हरित क्रांति शुरू हुई थी? तीसरी। कौन सी है? तीसरी। अच्छा, जो हरित क्रांति है मैंने कल भी बताया, एग्जामिनर कई बार पूछ लिया है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाने वाली फसलों से, अनाज से। और हरित क्रांति से किसको सबसे ज़्यादा, किसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई? तो याद रखना है आपका, किसके प्रोडक्शन से? आपके गेहूं के प्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का जनक याद रखना है। तो अगर पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भैया मैंने बताया कि नॉर्मल याद रखोगे, नॉर्मल बोरलॉग है। और भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है हरित क्रांति से। फिर आपको श्वेत क्रांति पूछ ले कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। आपसे कोई नीली क्रांति पूछ ले तो आप बताओगे कि मछली उत्पादन से। कोई आपसे पूछ ले गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे अंडे उत्पादन से। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, गोल जो है वो आलू से है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अभी कल बताया, कल की वीडियो में कि आ सकता है, देखो आ गया एसएससी जीडी के पेपर में पिछले साल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो झट आंसर देना है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। पता नहीं एसएससी जीडी का जो पिछली बार एग्जामिनर थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य से कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्यों थी? पाटलिपुत्र। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो याद रखोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी क्या है? या सीधा मैं पूछूं आपसे कि चाइना की कैपिटल क्या है, तो झट आंसर दे दोगे बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है, ठीक है। अगर आपसे पूछे नेपाल की राजधानी तो आप बोलोगे काठमांडू। आपसे पूछे बिहार की राजधानी तो पटना बता दोगे। बांग्लादेश की पूछे तो ढाका बता दोगे, ठीक है। भूटान से पूछे तो थिम्पू बता दोगे। पाकिस्तान की पूछे इस्लामाबाद बता दोगे। तो नागालैंड की पूछे तो कोहिमा बता दोगे। श्रीलंका की पूछे तो महिला जयवर्धने बता दोगे। सिक्किम की पूछे तो गंगटोक बता दोगे। मतलब आपको राजधानी भी याद रखनी है,
ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? ने पाइते है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है जी आपका? तो वो आपका 2 है। ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का है आपका 1। ये भी पूछा गया है आपका एसएससी जीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताली राज। देखो मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से। मिताली राज वो महिला हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पहली भारतीय महिला जिसने सबसे ज़्यादा क्रिकेट में रन बना रखे हैं वो आपकी मिताली राज हैं। और सबसे ज़्यादा दोहरा शतक भी सबसे पहला किस महिला ने बनाया था? भारतीय महिला ने, तो मिताली राज है। ठीक है। सबसे लंबा कैप्टनसी किसके पास रही? तो वो भी मिताली राज है। ठीक है। इतनी चीजें आपको मिताली राज से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322। अब देखो मौर्य साम्राज्य की बात आ गई तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। देखो जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पटना। मतलब जो आज हम पटना के नाम से जानते हैं, इसको प्राचीन नाम क्या था इसका? तो पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का नाम था पाटलिपुत्र। पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। अच्छा, इसका नाम पाटलिपुत्र से पटना किसने करा? तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जो सूर्य वंश का संस्थापक था, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। तो जो शेर शाह सूरी था, इस व्यक्ति ने ही पाटलिपुत्र का नाम चेंज किया था पटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है, मतलब एक वृत्ताकार पथ में गति करती है, सर्कल बेस में गति करती है, तो वस्तु का वृत्ताकार पथ गतिशील होती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। वाट किसकी इकाई है? तो वाट है शक्ति की इकाई। वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो फिर आ गया हरित क्रांति, है ना? हरित क्रांति फिर आ गया। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ की गई। सही बात है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग ही हरित क्रांति का जनक था। नेक्स्ट, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भैया दोनों बात सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में किया गया था? तो फीफा 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कतर में हुआ है। कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट आता है आपका बास्केटबॉल। जो बास्केटबॉल है वो कहाँ खेला जाता है? तो बास्केटबॉल खेला जाता है आपका कोर्ट में। बास्केटबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में आपका खेला जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार हर साल उत्सव का आयोजन करती है। तो कर्नाटक सरकार जो है वो हम्पी उत्सव होता है, या मैं कहूँ आपसे कि हम्पी जो नृत्य उत्सव है या हम्पी डांस है वो कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। हम्पी डांस कहाँ से संबंधित है जी? कर्नाटक से। नेक्स्ट आता है मुगल साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सॉरी, मुगल नहीं, गुप्त साम्राज्य जो था उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? जो गुप्त साम्राज्य है इसमें क्या था? इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें विज्ञान की वृद्धि हुई, कला की वृद्धि हुई, साहित्य की वृद्धि हुई। इतनी सारी वृद्धियां हुई हैं गुप्त साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किस फसल की वृद्धि हुई थी? गेहूं की। हरित क्रांति में किसकी सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी गेहूं की। किसकी हुई थी? गेहूं की। अभी क्वेश्चन आया, रिपीट हो गया कि भैया भारत के लिंग अनुपात। देखो भारत का लिंग अनुपात है कि 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं होंगी। भारत का सेक्स रेशियो कितना है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? आपकी 943 महिलाएं हैं। और सबसे कम रेशियो किस स्टेट का है? हरियाणा। सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा का है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी जीती है? तो देखो सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो रणजी ट्रॉफी जीती गई हैं वो आपका मुंबई ने जीती हैं। किसने जीती हैं? मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है?
खुली सीमा मतलब आप जा सकते हो, आ सकते हो। तो पाकिस्तान से तो भाई कभी करने नहीं हम। चीन हमारा दुश्मन है। म्यांमार से हम नहीं करते क्योंकि दूर है थोड़ा सा। तो खुली सीमा हमारी किससे चलती है? नेपाल से। आप नेपाल जाओगे, कुछ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, आधार कार्ड दिखाओ, पूरा नेपाल घूम के आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और क्वेश्चन है सूंग वंश से। ठीक है, सूंग वंश ऐसा है ना, क्वेश्चन है कि शुंग द्वारा प्रयोग किए जाने वाली ब्राह्मणी एक प्रकार की क्या थी? तो देखो, ब्राह्मणी एक लिपि थी। ठीक है, ब्राह्मणी क्या थी? एक लिपि थी, मतलब जो जिसका प्रयोग किस में होता है? संस्कृत भाषा में होता है। जिसका उपयोग किस में होता है? संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? देखो, भारत की सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत बांग्लादेश से। पाकिस्तान से हम करते हैं 33-23 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। चीन से हम करते हैं 34-88 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। और नेपाल से हम जो करते हैं वो 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम का प्रयोग हुआ जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई? मतलब इसने बोला कि जलियांवाला बाग में क्या मुद्दा चल रहा था। देखो, सबसे पहले चीज़ समझनी है, एक एक्ट आया था, रॉयल एक्ट। कौन सा आया था? रॉयल एक्ट। ये कानून ऐसा था जिसमें बिना दलील के, बिना अपील के किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते थे। गिरफ्तार करने के बाद जो है उसे जेल में डाल सकते थे। इसे काला कानून कहते थे। इसी विरोध के चक्कर में जलियांवाला बाग में मीटिंग हुई और ये नरसंहार हुआ था। तो जलियांवाला बाग में किस एक्ट का विरोध हो रहा था? तो रॉयल एक्ट का विरोध हो रहा था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, डीपीएसपी जो है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, राज्य के नीति निर्देशक का उद्देश्य होता है कि भैया राज्य को अगर अच्छा बनना है तो उन्हें डीपीएसपी लागू करना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने पड़ेंगे। तो राज्य की बात आई है तो ये समाज से और आर्थिक न्याय से आपका संबंधित है। किससे? समाज से और आर्थिक न्याय से संबंधित है आपका डीपीएसपी। नेक्स्ट, अब देखो, डीपीएसपी की बात आई तो राज्य नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। किस आर्टिकल के तहत आते हैं आपके? तो याद रखना कि 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18। तो देखो, सबसे पहले किससे संबंधित 14 से 18? देखो, ये संबंधित है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में एक चीज़ आती है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों को कई भागों में बांटा गया है। 14 से 18 बांटे हुए हैं आपके समानता का अधिकार। ठीक है, 19 से 22 आपका बटा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 23 से 24 बटा हुआ है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 to 28 याद रखना, ये किससे संबंधित है? 25 से 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? अभी मैंने बताया उत्तर पश्चिम ये वाला। तो देखो, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम जो है इसकी बात करूं तो ये आपका किससे संबंधित है? तो इधर अफगानिस्तान है और इधर आपका पाकिस्तान है। तो ये दोनों से संबंधित है, उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ठीक है, मैंने आप सबको बता ही दिया था अभी। ठीक है, कि अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्थ में क्या है, उत्तर में कुछ नहीं है, पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। ठीक, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है। ठीक है, दक्षिण में क्या है आपका? कौन सा है आपका? दक्षिण में श्रीलंका है। और आपका उत्तर पूर्व में क्या है आपका? चाइना घुसा पड़ा है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखो, एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इस सीरीज़ को कराने का मकसद ही हमारा यही है कि भैया आपका इन चीज़ों पर
आप समझ सकें कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी के प्रकार से मानव तस्करी पर रोक लगाता है। तो भैया जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आप किसी का शोषण नहीं करोगे, तो मतलब आप किसी से जबरन काम नहीं कराओगे। शोषण का मतलब क्या होता है भाई? मानव तस्करी क्या होता है कि भाई किसी से जबरदस्ती काम करा रहे हो, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल किससे संबंधित है? 23 और 24। जो आर्टिकल 23 और 24 हैं भारतीय संविधान के, ये आपका लेबर से संबंधित है, मजदूरी से संबंधित है, शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारत के जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, तभी तो नोट में इतना गंदा तरीके से करते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चा बताता था सिर्फ हार्ड है कि इजी है। अब ये क्वेश्चन चाहे आप किसी पढ़ने वाले को दे दो, बिना पढ़ने वाले को दे दो, वो खुद बता देगा कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, 7वां है। पहला स्थान आता है आपका रशिया का, ठीक है। रशिया के बाद आता है आपका चाइना, तीसरे पे आता है आपका कौन आता है कनाडा, चौथे पे आता है आपका यूएसए, पांचवे पे ब्राजील है, छठे पर अर्जेंटीना है। इस तरीके से आपका आता है। और सातवें पे कौन है? अपना भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। पता नहीं एसएससी जीडी वाले को जिसने पेपर बनाया उसे हरित क्रांति से इतना प्यार क्यों था, उसने इस बार पूछ लिया कि हरित क्रांति की फुल फॉर्म ही पूछ ली है कि भाई हरित क्रांति की फुल फॉर्म क्या है। तो हरित क्रांति की फुल फॉर्म होती है हाइज लैंडिंग वैरायटी सीड्स। हाइज लैंडिंग वैरायटी सीड्स जो है हरित क्रांति की क्या है जी? फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो आईपीएल की शुरुआत हुई है 2008 में। कब हुई आईपीएल की शुरुआत? 2008 में हुई है। और जो 2024 का आईपीएल है वो किसने जीता था? आपका कोलकाता ने जीता था। सबसे ज़्यादा आईपीएल की बात करें, सबसे ज़्यादा किस टीम ने जीते हैं? तो मुंबई ने जीते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपका किसने जीते हैं? आपका उसके बाद इसमें चेन्नई ने जीते हैं आपका, है ना, ठीक है। दोनों के कुल मिला के वैसे बराबर से ही हैं, लेकिन आपको पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो मुंबई और आपका चेन्नई के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला वादक। अब देखो तबला वादक की बात आई है तो इसमें 4 नाम दे रखे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तबला की बात आई और जाकिर हुसैन का नाम ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मशहूर तबला वादक हैं आपका जाकिर हुसैन। और ये क्वेश्चन इन 51 बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब पिछले साल 51 क्वेश्चन में देखो आप 3 बार तो तबला वादक के नाम आ चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आपका, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक नृत्य शैली और सत्रिय निम्नलिखित में से, अब देखो सत्रिया आई है, सत्रिया। अब सत्रिया देख के आपको समझ जाना था असम। सत्रिया डांस कहाँ का है? असम का है। सत्रिया डांस कहाँ का है? असम का है। छऊ डांस कहाँ का है? छऊ है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ओडिसी कहाँ का? ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लुल। ओट्टम थुल्लुल जो का किस संबंधित है? जो ओट्टम थुल्लुल है किस राज्य से संबंधित है? तो ओट्टम थुल्लुल है आपका केरल से। किससे संबंधित है? ओट्टम थुल्लुल केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? मतलब भारत के किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर आता है मेघालय। तो मेघालय में ही नोंगक्रेम त्योहार आपका मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है नोंगक्रेम त्योहार? आपका मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है आपको बतानी है? तो शिलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट भी कई बार आ चुका है एसएससी जीडी, पिछली बार 2024 के पेपर में 5-6 बार तो रॉयल एक्ट से कानून आया। कि रॉयल एक्ट कानून कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। अब भैया जलियांवाला कांड हाथ पूछो तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक चीज़ और रखनी कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है? हंटर कमीशन जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को नृत्य शैली, अब देखो कथक की बात आई है,
यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना। फिर नाम देख लो, कत्थक से संबंधित है। कत्थक का जन्मदाता, कत्थक जो है इसका जन्म माना जाता है यूपी को। कत्थक का जन्म कहाँ हुआ? यूपी में। और जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज का हमेशा ध्यान रखना, बिरजू महाराज किससे संबंधित हो? कत्थक। मतलब एग्जाम क्वेश्चन दे रखा हो कत्थक, पूरा नहीं पढ़ना, बिरजू महाराज ढूंढने की कोशिश करो, सब झट आंसर आ जाएगा कि कत्थक से सबसे ज्यादा कौन है? बिरजू महाराज। ठीक है, नेक्स्ट, सूक्ष्म वित्त अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है? तो देखो, जो आपकी सूक्ष्म, सूक्ष्म होता है छोटी, वित्त मीन्स पैसा, है ना, किसको प्रदान करोगे भाई? जिस व्यक्ति की सूक्ष्म मतलब जिसकी आय कम होगी, छोटा कारोबारी होगा, उसको ही तो भाई साहब सेवा दोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि जिस व्यक्ति की कम आय होगी उसको ही आप क्या दे रहे होंगे? सेवाएं दोगे, है ना। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया कि पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं किसके द्वारा, किस निकाय द्वारा लागू की जाती थी? तो देखो, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना आई। पंचवर्षीय योजना का हमने कॉन्सेप्ट लिया था आपका रूस से, रसिया से लिया है पंचवर्षीय योजना। अगर मैं बात करूं पंचवर्षीय योजना, तो भारत में अब तक पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं आपकी 12। ठीक, पंचवर्षीय योजना लेके आता था योजना आयोग। कौन लेके आता था? योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, जिसको खत्म करके मोदी जी ले आए नीति आयोग। क्या लेके आए? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। पंचवर्षीय योजना जो थी 5 सालों की होती थी, जिसे योजना आयोग कराता था। ठीक है, तो याद रखना कि पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा होती थी? योजना आयोग के द्वारा होती थी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा होती थी। और प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था योजना आयोग? 15 मार्च 1950 को, जिसका प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष आपका होता था। और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपके जवाहरलाल नेहरू, जो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर कोई आपसे पूछे नीति आयोग का पहला अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जब से मोदी जी आए हैं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी वही हैं और वर्तमान में भी अध्यक्ष वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक, मतलब माता पिता या संरक्षक तक की आयु अपनी बालक को शिक्षा, देखो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 किससे संबंधित? सबसे पहले समझो तो वो संबंधित है मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। ठीक है, जो हमने कहाँ से लिए हैं मौलिक कर्तव्य? है रूस से लिए हैं। उसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है यदि किसी बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है तो उसके गार्जियंस, उसके माता पिता उसके संरक्षक होंगे, उसके बॉडीगार्ड होंगे, उनको एजुकेशन दिलाना उनकी ड्यूटी है। ये बात भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य है कि आर्टिकल 51 कह के 11वें पार्ट में बोली गई है। और 11वां पार्ट जो जुड़ा था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022। देखो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो किस देश ने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप किस 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था ये कतर में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ, किसने जीता? अर्जेंटीना ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अभी 40 मिनट में 61 क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन 61 नहीं करे, इसके 4-5 गुना हमने क्वेश्चन कर लिए, मतलब 200-250 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा। ठीक है, नरेगा का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार प्रदान कराना है। देखो, मनरेगा जो होती है, नरेगा जो होती है, ये 2005 में आपकी शुरू की गई थी। और 2005 में किस से शुरुआत थी? तो जिनकी आज हमारी डेथ हुई है कल, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है मनरेगा, जिन्होंने 1 साल में जो गरीब लोग होते हैं उनकी 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी थी। तो ये थी आपकी मनरेगा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को 100 दिन का क्या मिलता है? रोजगार। नेक्स्ट, 1909 में क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया।
ठीक है। अब एक बात बताओ, क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया, क्रिकेट का हेडक्वार्टर है आईसी में ना, कहाँ है, दुबई में। तो क्रिकेट के संबंधित आती है आईसीसी। तो 1909 में आईसीसी के गठन के बाद क्रिकेट क्या बन गया, एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका दुबई में है। और प्रेजेंट में आईसीसी का प्रेसिडेंट कौन है, कौन है, मोटा भाई का लड़का, अमित शाह का लड़का, क्या नाम है जी, जय शाह। ठीक है। इससे पहले कहाँ का अध्यक्ष था, तो एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का अध्यक्ष था। और उससे पहले क्या था, बीसीसीआई का सचिव था, है ना। तो मोटा भाई ध्यान रखना है ना, जय शाह का। नेक्स्ट, अभी देखो मौलिक कर्तव्य से फिर आया भाई। मौलिक कर्तव्य बताया कि 51A में आते हैं, किस में आते हैं, आर्टिकल 51A में। तो कुछ सोचो, एसएससी जो है जीडी कितने क्वेश्चन रिपीट करता है। अब देखो एक क्वेश्चन आया कि इंडिया अर्थात भारत, देखो ये है भारतीय संविधान का आर्टिकल 1, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में बोला गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, ये आर्टिकल 1 में है। नेक्स्ट, 1950 में ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, 290 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने इंडिका लिखी है। अरे इंडिका जब भी नाम आएगा ना इंडिका, तो याद रखना है मेगस्थनीज, है ना। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। देखो जन्म से नहीं बता सकते, मृत्यु से नहीं बता सकते, लेकिन इस बुक से आप बता सकते थे कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, मेगस्थनीज ने। अब देखो मेगस्थनीज के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मेगस्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका आया था। ठीक है। और इसने मौर्य वंश को 7 भागों में बांटा है। ये बात आपका ध्यान रखना, यूपीएसआई तक में पूछी गई कि मौर्य वंश को 7 वर्गों में किसने बांटा, मेगस्थनीज ने। और किसके दरबार में आया था मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट आता है वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से लिए गए हैं, तो देखो मौलिक अधिकार लिए गए हैं भाग 3 में। ठीक है। भाग 3 में क्या लिए गए हैं, आपके मौलिक अधिकार। आगे को आपसे पूछ ले कि नागरिकता किस भाग से है, तो नागरिकता आती है, सिटीजनशिप आती है भाग 2 में। आगे पूछ ले मौलिक कर्तव्य किस भाग से संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे संबंधित है, तो आप झट बोलोगे अब भाग 4 कै में। तो भाग 4 में क्या है, आप याद रखोगे डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च उत्पादन देने वाले HYB बीजों के उपयोग के माध्यम से हरित क्रांति। देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये खाद्यान्न फसलों पे हुआ। खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसलें, तो ये जो कपास और जूट खाने वाली फसलें नहीं, फल सब्जियां खाने वाली फसलें नहीं, दलहन तो तेल वाली होगी। खाने वाली सबसे ज़्यादा फसलें जो होती हैं वो गेहूं और धान हैं। तो हरित क्रांति में किसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई, गेहूं और धान को। लेकिन गेहूं धान में से भी सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन बढ़ा, गेहूं का। जो गेहूं हम पहले उगाते थे, हरित क्रांति के बाद उससे 4 गुना हम गेहूं उगाने लगे। एक क्वेश्चन अगर आपसे को पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाली फसलें कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी हम फसल खाते हैं, तो याद रखना चावल मतलब धान। सबसे ज़्यादा कंज्यूम किस फसल को करते हैं, चावल को करते हैं, धान को। नेक्स्ट है राजस्थान की भील समुदाय एक आदिवासी नृत्य है। देखो जो भील है रासलीला नहीं करती, बिहू असम का है, गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। और तो घूमर डांस जो है वो भारत की भील जनजाति करती है। घूमर डांस राजस्थान का है और इसे कौन सी जनजाति करती है, तो आपकी कौन सी करती है, तो कौन करती है, भील जनजाति। अब देखो जनजाति की बात आई है तो भारत में बहुत सारी जनजाति हैं, लेकिन कोई आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। और गोंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है भील जनजाति। याद रखना है शेड्यूल ट्राइब्स जो है अपनी सबसे बड़ी कौन सी है, तो गोंड है। नेक्स्ट इसने पूछा कि किस शब्दावली का संबंध क्रिकेट से नहीं है। भाई रन बनाते हो, बिल्कुल क्रिकेट से संबंधित है, रन बनाओगे। उसके बाद है ड्रिबलिंग, भाई ड्रिबलिंग का संबंध जो है क्रिकेट से नहीं है, तो ये आता है आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्रिकेट के कुछ ओवरों के दौरान क्षेत्र रन प्रतिबंधों को के रूप में जाना जाता है। तो देखो अगर मैं बात करूंगा क्रिकेट के क्षेत्र रन के बारे में, इसको वैसे कुछ बात करें फील्डिंग में, मतलब आपने देखा हो कि घेरे के अंदर रहेंगे, है ना,
कुछ खिलाड़ी खेल से बाहर रहेंगे, तो वो कब होता है? पावर प्ले में। कब होता है जी? पावर प्ले में। इस तरीके से आप चीज़ें समझ जाओगे। हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है, गूगल कभी ट्रांसलेट कर देते हैं, कभी कभी ये ChatGPT का इस्तेमाल कर देते हैं पेपर बनाते समय, लेकिन हिंदी पे ध्यान नहीं देना, चीज़ों कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करना है कि भाई ऐसा एरिया बताना जहाँ पर आपका प्रतिबंध कर देते हैं कि भाई 2 से 3 खिलाड़ी रहेंगे, तो कब होता है? पावर प्ले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये आया कि उस हॉकी के फेमस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम से दिल्ली में एक स्टेडियम है। तो भाई हॉकी का सबसे फेमस खिलाड़ी था मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहते हैं। खेलों में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ठीक। और हॉकी ने ही सबसे ज़्यादा अभी तक गोल्ड आपके जीते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन, देखो फिर आ गया जाकिर हुसैन से क्वेश्चन। तो कितनी बार रिपीट कर रही है एसएससी, बार बार रिपीट करती है क्वेश्चनों को। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबले से है, और अभी इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो याद रखना है आपका DY चंद्रचूड़। अब देखो ये 50वें न्यायाधीश थे जो अब हट चुके हैं। अब आपको बताना है, कमेंट में करना है कि 51वें आपके आएगा एसएससी जीडी में इस बार क्वेश्चन एक ना एक शिफ्ट में कि 51वां CGI कौन बना है इस बार का। ये क्वेश्चन का कमेंट में जरूर बताना है आपको कि 51वां CGI कौन बना है। मैं वेट करूंगा आपके कुछ आंसर का। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो बस कमेंट कर देनी। 75 क्वेश्चन पर पहुंच के 25 क्वेश्चन शो करेंगे ना आज पूरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने बौद्धों के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार में बोध गया। किस पेड़ के नीचे इन्हें कई दिन के बाद आपकी ज्ञान हुआ था? तो इन्हें हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी किनारे गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा इसने कि भूटान भारत का पड़ोसी है, तो भारत के किस राज्य से भूटान की सीमा लगती है? अब देखो कैसे हिंट, कितना इजी आंसर दिया इसने, पश्चिम बंगाल। लेकिन अदर राज्य देखो, पंजाब दे रखा है, तो पंजाब तो पश्चिम में है भाई। भूटान पड़ता है आपका कहाँ? पूरब में। हरियाणा ही पश्चिम में पड़ता है, जम्मू कश्मीर उत्तर में है। तो आप हिंट करके भी, आंख बंद करके भी, नींद में भी लगा देते कि भाई पश्चिम बंगाल है, क्योंकि अकेला पश्चिम में है, बाकी सब पश्चिम में है। देखो भूटान की बात आई, अपना एक ही पड़ोसी देश है जो शांति से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है भूटान। भारत भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर की आपकी बाउंड्री शेयर करता है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक है, भूटान की करेंसी क्या है? नुगलोट्टम है। याद चीजें रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, फिर आ गया 51A। और 51A कितनी बार मैंने आपको बताया, इन 177 क्वेश्चन में 4 बार तो 51A ही आ गया, मौलिक कर्तव्य। हिस्ट्री नहीं बता रहा मैं, अभी मैंने बताई दी कई बार। शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? मतलब कौन जो है वो क्रोध को दर्शा रहा है, तो वो संबंधित है रौद्र। रौद्र का नाम ही भैया क्रोध है। ठीक है, अब देखो वीर का मतलब क्या होता है? युद्ध लड़ना। इसमें क्रोध कहाँ से आ गया? हास्य मतलब हंसना, शांत मतलब चुप बैठना। तो क्रोध किससे संबंधित आ गया? रौद्र से संबंधित आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका निम्नलिखित में से, ठीक है, किसका संबंध कथक से है? मैंने भी आपको बताया कथक मतलब बिरजू महाराज। और भैया कथक का जन्म कहाँ से हुआ था? यूपी से। तो इसका आंसर क्या होता है? यूपी। कि भाई किस राज्य का संबंध कथक से है? तो कथक का जन्म माना जाता है यूपी से। अब देखो मैंने कल आपको बताया बिहू नृत्य, तो बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक है, जो एक कहाँ का है बिहू नृत्य? आपका असम का है। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की गणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व आपका सबसे अधिक है? मैंने कल की वीडियो में बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार का। कहाँ का है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और आपका किसी यूटी में पूछ ले तो यूटी में किसका है? आपका दिल्ली का है। ठीक है, किसका है यूटी में जनसंख्या घनत्व? केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है। और आपका राज्य में किसका है? आपका बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल विभाजन। देखो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में।
जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन, कर्जन के समय हुआ था। और जब बंगाल विभाजन, याद रखना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में, और हुआ कब था, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था को दर्शाता है। भाई आकार भी हो तो इस अवस्था को दर्शाता है ठोस अवस्था को। किसको दर्शाता है, ठोस अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। और पूछ ले सबसे छोटी किससे करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो 84 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और 16 क्वेश्चन और रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो भैया कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों में टोटल 22 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक टीम में 11, दूसरी टीम में भी 11। क्रिकेट में भी 11 होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, पोंगल त्योहार, पोंगल त्योहार का संबंध किससे है, तमिलनाडु से। पोंगल त्योहार किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है आपका पोंगल त्योहार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है, तो भैया राष्ट्रीय सड़क की बात हुई है तो आंसर आएगा सार्वजनिक वस्तुएं। क्या आंसर आएगा जी, सार्वजनिक वस्तुएं। ठीक है, निजी वस्तुएं निजी व्यक्ति आता है ना, पूरक वस्तुएं अनुपूरक वस्तुएं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केरल। अब देखो केरल की बात आई है और किसी डांस की बात आई है, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस याद रखना कि रामायण की कहानियां केरल के किस डांस में आती हैं, तो देखो केरल से संबंधित है कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का डांस है, केरल का, कुछ नहीं पढ़ना। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का। कथक कहाँ का है, यूपी का। बस। नेक्स्ट, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो मैंने बताया कि भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई, तो अंतिम कौन सी होगी, 12वीं होगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में किसने पेश किया था, तो ये पेश किया था स्वास्थ्य परिवार कल्याण ने। किसने पेश किया, स्वास्थ्य परिवार कल्याण ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन जीने का अधिकार, उसके घूम फिरने का अधिकार जो है, ये किस में आता है, तो भैया ये आते हैं मौलिक अधिकार में। जीवन जीने का अधिकार ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। किस में दिया गया है, 21 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मैंने जब भी तो बोला कि खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। और अभी किसका नाम बदलकर रखा गया था, आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता किससे संबंधित होती है, भाई साक्षरता दर किससे संबंधित है। ठीक है, तो साक्षरता दर है आपकी किससे, देखो साक्षरता दर कैसे हम देखते हैं कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं, तो हम देखते हैं कि जिस बच्चे की उम्र 7 वर्ष से अधिक है, ठीक है, और किसी भाषा को लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, तो उसे हम साक्षरता दर में रख लेते हैं। साक्षरता दर में किसे रखते हैं कि भारत का वो बच्चा जिसको पढ़ना लिखना आता हो, उसकी एज 7 वर्ष से अधिक हो, तो उसे हम साक्षरता दर में मतलब पढ़े लिखे में रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, इसने स्वर्ण जीता है, गोल्ड जीता है। लेकिन इस बार ये क्वेश्चन तो पिछली बार आया था, अगर कोई आपसे पूछे कि 2024 के जो ओलंपिक खेल हुए हैं इसमें नीरज चोपड़ा ने इस बार कौन सा मेडल जीता, तो देखो इन्होंने इस बार गोल्ड तो नहीं जीता, लेकिन कौन सा जीता है, सिल्वर मेडल आपका जीता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी, तो गौतम बुद्ध, देखो सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध छोड़ो, बौद्ध धर्म की बात आए तो भाषा याद रखोगे प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म की कौन सी भाषा थी, प्राकृत। और अगर वो आपसे पूछे जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, कोई भी आए, महावीर स्वामी कुछ भी आए, तो जैन धर्म की भाषा थी पाली, है ना।
गौतम बुद्ध की या बौद्ध धर्म की भाषा, जिन्होंने गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश भी इसमें दिए, तो वो भाषा कौन सी है? प्राकृत। और जैन धर्म की कौन सी भाषा है? पाली है। नेक्स्ट फिर आ गया आपका हरित क्रांति। 20 क्वेश्चन तो यही पूछ लिया कि हरित क्रांति क्या है? गेहूं और धान से। खुद सोचो, इन 100 क्वेश्चन नहीं हुए हमारे, और 8-9 क्वेश्चन तो एसएससी ने यही पूछ लिए कि भाई हरित क्रांति, हरित क्रांति। फिर आ गया आपका मौलिक कर्तव्य, मैंने बता दिया, ठीक है। 98वां क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है? आपका बिहार है। सबसे कुपड़ राज्य कौन सा आता है? आपका बिहार। और सबसे पढ़ा लिखा राज्य समझोगे, पढ़े लिखे टाई वाले, कौन सा राज्य है? केरल है। मतलब केरल का पढ़े लिखे में आपका पहला स्थान है, और कुपड़ों में किसका स्थान है? आपका बिहार का। देखो हरित क्रांति फिर आ गया, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। क्रिकेट में मेडन ओवर क्या होता है? भाई मेडन ओवर वो होता है जिसमें कोई भी बल्लेबाज कोई भी रन ना बनाए, उस ओवर को बोलते हैं मेडन ओवर, ठीक है। 1001 से 1060 हमने कल कर लिए थे, 900 से 1000 हमने आज कर लिए हैं, कल हम करेंगे 800 से 900वां क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। भले हमने 100 क्वेश्चन करे हों, लेकिन उसके सहारे से हमने कई चीज़ें सीखी हैं, कई सारे क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा सीखे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसके लिंक में जाओगे और वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको PDF वगैरह इसकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बाय बाय।